ओके, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था कि किसी भी सर्किट में अपने ही करंट से खुद में ही इंडक्शन आ जाना, खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाना, इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन की वजह से अगर मैं सर्किट में करंट चेंज हो रहा हो, मान लो सर्किट जस्ट स्विच ऑन करा तो करंट बढ़ता है सर्किट का। दैट केसेस जब सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, बोथ सिचुएशन में सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस ईएमएफ को कई बार अपन नाम देते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ बढ़ रही है, मोटर्स वगैरह में काफी बड़ा अमाउंट का हो जाता है, तो उनके लिए स्टार्टर कुछ स्पेशल अपन डिजाइन करके यूज करते हैं ताकि मोटर को खराब नहीं करते। वो बैक ईएमएफ बहुत हाई होता है तो मोटर खराब भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप थोड़ा बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, सभी को इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ती है, वहां पे इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है बैक ईएमएफ का। चलिए अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं, और हमने बात करी थी कि सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो एल बोलते थे, वो किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए। तो उस चीज को और अच्छे से समझने के लिए कुछ सर्किट का सेल्फ इंडक्शन चलो निकालते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अपन सेल्फ इंडक्शन निकालते हैं सर्कुलर लूप का, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सर्कुलर लूप, यू कैन राइट सेल्फ इंडक्शन ऑफ सर्कुलर लूप। मान लेते हैं कि इसमें करंट आई था एल ऑफ सर्कुलर लूप, एल ऑफ सर्कुलर लूप। मान लेते हैं इसमें करंट आई है और इसमें टोटल n टर्न्स थे, बहुत सारे टर्न्स मान लो मैं, बहुत सारे टर्न्स हैं। तो हर एक टर्न की वजह से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो आपको याद होगा म्यू 0 I अपॉन 2r होती है। मान लीजिए इसकी रेडियस r थी तो ये होती है ना। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो तो यहाँ पे n भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, क्या सही है ना। इस तरह से कुछ आती है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, आया ना। सही है कि गलत है? यस सर। तो बताइए जल्दी, इतना क्या शर्म आ रहे हो। चलो, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके एरिया का फ्लक्स होगा, ये तो सेंटर पे होती है, लेकिन मान लेते हैं कि ये सब जगह है। लेट अज्यूम it is constant over area of loop। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड तो सेंटर की थी, पर अपन तो मान ले रहे कि सब जगह सेम है। थोड़ी गलती कर रहे हैं हम, पर अब उसके अलावा करें भी क्या, हमें फील्ड ही इसके सेंटर पे लिखते आती है, बाकी जगह लिखते नहीं आती है। तो लेट अज्यूम कि यही फील्ड है ना, कोई बहुत इससे मिस्टेक ज्यादा होती नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो सेल्फ इंडक्शन आता है और इससे जो आता है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, मतलब हम अप्रोक्सीमेशन जो है हमारा चल रहा है, इसलिए इसको चला लिया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको पूरे एरिया पे मान के अपन फ्लक्स लिखेंगे। अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखना चाहूंगा तो एक टर्न का फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न कर दो, नंबर ऑफ टर्न इनटू एक टर्न का फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज n टाइम v नॉट I by 2r इनटू एरिया ऑफ द लूप। ये होना चाहिए हमारे पास, ये लिखा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न, ये होना चाहिए टोटल फ्लक्स। इतना लिखा है कि नहीं मैंने, बताइए। तो यहाँ से सेल्फ इंडक्शन क्या आ जाएगा, देखो जरा, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर बाय 2 पाई, तो ये 2 पाई कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा। देखो हमारे पास ये n का स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट हो गया, r स्क्वायर ऊपर आ गया है ना, और नीचे ये पाई से पाई कैंसिल करके 2 बचा, तो ये आ गया सेल्फ इंडक्शन। क्योंकि पाई जो खुद में आ रहा है वो खुद के करंट से जो आ रहा था, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो दिख रहा है सेल्फ इंडक्शन हो गया। तो सेल्फ इंडक्शन दिख रहा है मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट मीडियम की प्रॉपर्टी है, या बीच में कोई और मीडियम होता तो म्यू की वैल्यू बदल जाती है। नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रहा है, साइज रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। शेप का समझ में आएगा जब मैं स्क्वायर लूप का निकल पाऊंगा, है ना। तो ये समझ में आ रहा है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सर्कुलर लूप, बताइए सब। यस सर। चलो ये फॉर्मूला याद रखना, या कैसे निकाला है याद रखना, है ना। फिर ऐसे ही ना और भी शेप के लूप का सेल्फ इंडक्शन निकाल सकते हो, जैसे स्क्वायर लूप के लिए निकालते हैं एल ऑफ स्क्वायर लूप। अब आपको याद होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, केमिस्ट्री में आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है। तो मान लेते हैं एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड लेंथ a थी, नंबर ऑफ टर्न n थे, और हर साइड में करंट था यहाँ पे मान लेते हैं I, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, एक एक वायर की वजह से जो फील्ड होगी पहले वो लिखते हैं और उसका 4 टाइम कर देंगे। एक वायर पे से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे, वो हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट इन द वायर अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये a/2 हो जाएगा, इनटू फिर वायर के दोनों कॉर्नर का एंगल करते थे ना शायद sin थीटा, तो sin 45 sin 45 √2 हो जाएगा, 1/√2 + 1/√2 √2 हो जाएगा।
ये एक सेगमेंट एक वायर का स्पीड, और इसे स्क्वायर में 4 वायर है तो इनको 4 टाइम करना पड़ेगा और n टर्न से, इसलिए इनको n करना पड़ेगा। ये आएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। और आपने एमसी पढ़ा हुआ तो मैंने थोड़ा फास्ट लिख दिया। मैंने क्या करा, पहले एक सिंगल वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखी, वो तो याद होगा ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट इन द वायर अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा एंड बीटा कॉमन स्केल होते हैं। ये स्ट्रेट वायर के फील्ड का फॉर्मूला तो याद था। ये आ रहा है कि नहीं बताओ जल्दी से। स्क्वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर n टर्न्स है। इज दिस क्लियर? यस सर। बाकी को एक बच्चा तो बोल रहा है क्लियर है, बाकी सब सर अभी बस इतना ही हुआ है ना? बोलिए। सर अभी मतलब इतना ही हुआ है या कुछ और भी हो चुका था? बस अपन ने ये चालू करा है जो बोर्ड पे है अभी। ठीक है सर। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब फिर से वही वाली कहानी की मैग्नेटिक फील्ड को पूरे एरिया में कांस्टेंट जैसा मान लिया, तो इनटू एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स कर दो तो फ्लक्स मिल जाएगा, है ना। तो इनटू एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न, तो एरिया स्क्वायर तो a स्क्वायर ले लूंगा इनटू, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को लिख देता हूं अच्छे से मैं। तो ये √2 था, ये बाय कट तो एक ऊपर आया, एक 4 ओवर पहले से यहां पर 4 टू द 8 √2, है ना। ये 2 ऊपर आ गया तो ये 4, अच्छा एक 4 से 4 कैंसिल भी तो हो जाएगा, तो यहां पे 4 से 4 कैंसिल करते हैं तो 2 √2, ठीक है। म्यू नॉट n I को पीछे लिख दूंगा मैं साइड में, ठीक है। और नीचे a और ये पाई, एक a से ऊपर का एक कैंसिल कर लेते हैं, वो बाद में कर देंगे, चलो पाई, तो एक a से एक कैंसिल कर लो, तो ये हमको सेल्फ इंडक्शन दिख रहा है, पाई इक्वल टू द Li, तो ये दिख रहा है। तो स्क्वायर लूप का सेल्फ इंडक्शन तो फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे a का स्क्वायर और r का स्क्वायर था तो वो साइड लेंथ आपको चेंज हो गई, तो इसलिए। और फिर इसमें जस्ट सेकंड यहाँ पर हमने, अच्छा तुमने बताया नहीं बारे में, आर लिखना भूल गया था, मैग्नेटिक फील्ड में आर लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे आर आएगा सिर्फ, और यहाँ पर भी एक ए ही बचेगा, सिंगल ए बचेगा देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नीचे पाई का टर्म आ रहा है 2 √2 बाय पाई, तो वहाँ पे 1/2 आ रहा था, तो देखो फॉर्मूले अलग अलग आ रहे हैं, दिख रहा है आपको। थोड़ा शेप में फर्क होने की वजह से चीजों में फर्क आ गया। यहाँ पे 2 √2 बाय पाई का एक फैक्टर है और यहाँ पे 1/2 का एक फैक्टर था, तो यहाँ पे शेप चेंज होने की वजह से कुछ फैक्टर चेंज हो गए। बाकी n के स्क्वायर पर डिपेंडेंसी है, मीडियम पे डिपेंडेंसी है, शेप ऊपर से स्क्वायर करा उसकी साइड लेंथ पे डिपेंडेंसी, मतलब साइज पे डिपेंडेंसी हो गई। अरे ये स्क्वायर लूप का सेल्फ इंडक्शन। तो देखो ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो रिपीट करो, आ गया तो आगे बढ़े, कुछ तो रिप्लाई देना सर पड़ेगा। आगे आगे सर। चलो एक बेसिस का रिप्लाई आया, बाकी का यस सर आ गया। ठीक है। तो बताया करो ना यार, ऐसे थोड़ी चलने लगा काम। लाइव क्लास का कोई मतलब ही नहीं देगा देखो अगर आप ऐसे इंटरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। क्लास ऑफलाइन क्लास में ये होता है इंटरेक्शन, जो अपन लाइव में भी कर सकते हैं। ये तो रिकॉर्डिंग ले लेना, फिर अगर कुछ ऐसा कुछ बोलना ही नहीं सुनना है तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना उससे, ठीक है। चलो देखो, तो स्क्वायर लूप का सेल्फ इंडक्शन निकाला आपने, ऐसी एक आध केस को निकालते हैं। सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्शन को जरूरत पड़ती है, वो निकालते हैं। सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलोनॉइड, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्शन। तो मान लेते हैं कि सोलोनॉइड की रेडियस थी कुछ r, उसके अंदर लेंथ थी l, और उसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n थे। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न जो बचाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा n इनटू l, ये पर यूनिट लेंथ है तो लेंथ करो तो नंबर ऑफ टर्न टोटल मिल जाएगा। अब सोलोनॉइड में आप जानते हो कि उसमें अगर करंट होता है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलोनॉइड के एक्सिस के अराउंड वो कितनी आती है, म्यू 0 है। जब फ्लक्स लिखने जाओगे तो एक टर्न से फ्लक्स लिखोगे, 1 टर्न पहला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ ईच टर्न दैट इज पाई r स्क्वायर, और टोटल फ्लक्स के लिए नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई कर दो, कितने टर्न से, n 12 टर्न तो nl से मल्टीप्लाई करो, तो म्यू नॉट ni बाय r स्क्वायर इनटू nl। थोड़ा सा अच्छे से लिखो इसको, म्यू नॉट इनटू n स्क्वायर फिर पाई r स्क्वायर l इनटू i दिख रहा है, तो ये l आ गया। सोलोनॉइड में टोटल फ्लक्स l इनटू i, तो सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्शन हमको दिखने लग गया
म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, आ रहा है समझ में? पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम है, सोलनॉइड का वॉल्यूम, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ सोलनॉइड, ऐसे याद रख सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखना है जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। कभी-कभी वो लोग क्वेश्चन में हमको ना इसको नहीं दे देते, कुछ और दे देते हैं, तो हमें स्मॉल एन ढूंढना पड़ जाएगा, तो जो स्मॉल एन होगा वो उसको साथ में निकाल के रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसको अलग-अलग फॉर्मेट में लोग लिखवा देते हैं कई बार, या इसको अलग-अलग फॉर्मेट में याद रख सकते हो आप। जैसे कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न को कैपिटल एन बोल दो, तो उसके टर्म में भी याद रख सकते हो, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कैपिटल एन को लिखोगे n इनटू l, तो इसमें n को लिखोगे, स्मॉल n को लिखोगे कैपिटल n बाय, नीचे l का स्क्वायर आएगा, ऊपर एक l है तो नीचे एक l बच जाएगा। तो कई तरह से फॉर्मेट में बदल सकते हो। अच्छा, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सोलनॉइड में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को मैंने डबल कर दिया, कीपिंग रेडियस लेंथ कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को डबल कर दिया, कीपिंग रेडियस एंड लेंथ कांस्टेंट, तो सेल्फ इंडक्शन डबल हो जाएगा, सॉरी 4 टाइम हो जाएगा, इसका स्क्वायर है ना तो 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर कुछ और कह दिया उन्होंने बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया, कीपिंग लेंथ एंड रेडियस कांस्टेंट, तब भी सेल्फ इंडक्शन डबल हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं वो क्वेश्चन में, उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है ना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न है या नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो क्या करा है वो देखकर समझना पड़ेगा क्वेश्चन में। जैसे लेंथ के साथ रिलेशन देखो, दोनों फॉर्मूले में उल्टा है। फर्स्ट फॉर्मूले में लेंथ के प्रोपोर्शनल फॉर्मूला दिख रहा है, दूसरे में लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है तो लेंथ के नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ लेंथ के प्रोपोर्शनल जाएगा सेल्फ इंडक्शन, और नंबर ऑफ टर्न टोटल नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, है ना। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया वो समझ के लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। इसमें बहुत गलतियां हो सकती है तो इसके बारे में ध्यान रखना है। तो मैंने सोलनॉइड का भी सेल्फ इंडक्शन निकाल दिया। So we have derived self induction of different cases. क्या ये सब क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। सेल्फ इंडक्टेंस करंट के हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, coefficient of self induction is dependent only on the geometry of the loop, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, ज्योमेट्री मतलब शेप कैसा है, साइज क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। उसके अंदर मटेरियल क्या है, भाई म्यू नॉट जो है अंदर का मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं ना, तो परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब हर सर्किट में सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो उस चीज को कई बार हम एक सर्किट एलिमेंट से दिखाते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर इज अ सर्किट एलिमेंट जिसे सर्किट के सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए यूज करते हैं। हर सर्किट में सेल्फ इंडक्शन होता है, ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए एक सर्किट एलिमेंट यूज कर लेते हैं इंडक्टर। या कई बार हम सर्किट में चाहते हैं कि सेल्फ इंडक्शन ज्यादा हो, तो हम एक इंडक्टर एलिमेंट जानबूझ के लगा देते हैं, जैसे सोलेनॉइड लगा देते हैं। सोलेनॉइड में इंडक्टेंस ज्यादा होता है ना, सेल्फ इंडक्शन ज्यादा होता है, तो सोलेनॉइड लगा देते हैं, तो उस एलिमेंट को बोलते हैं इंडक्टर। ये क्या है, सर्किट एलिमेंट। सर्किट को शॉर्ट में सीधे लिखता हूं सर्किट एलिमेंट। जैसे रेजिस्टेंस होता है सर्किट एलिमेंट, या बैटरी होती है, वैसे इंडक्टर। इंडक्टर को शो करते हैं हम इस तरह से, एक तरह कॉइल, सोलेनॉइड जैसी कॉइल जैसा रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसके पास होता है सेल्फ इंडक्शन L, इसके पास होता है सेल्फ इंडक्शन L। अगर सोलेनॉइड में या इंडक्टर में करंट है I, तो उसमें जनरेट होता है कुछ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना होता है वो L into I। और तुम करंट को बदलने की कोशिश करो, if I is changing, तो ये I के चेंज होने से इसमें आता है EMF, फैराडे लॉ से, और आता है माइनस d phi by dt, इसको बोलेंगे माइनस L di by dt। कितना EMF आता है, माइनस L di by dt। माइनस यहाँ बता रहा है डायरेक्शन, माइनस बता रहा है डायरेक्शन। आप करंट को बढ़ाओगे तो करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब इफ करंट इज इंक्रीजिंग, तो इंडक्टर में जो करंट था वो सपोज बढ़ रहा है, तो उसमें जो ईएमएफ आएगा ना वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा करंट से। तो करंट से अपोजिट दिखाई बैटरी मैंने, करंट के लिए मैंने एरो दिखाया था इस तरफ, तो ईएमएफ उल्टा आया, ठीक है। तो जैसे आप अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो,
तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, तो आप बोलोगे माइनस एल डी बाई डी। जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है वो एल डी बाई डी होता है फैराडे लॉ से, और माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बैटरी का उल्टा जा रहा है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल ए से कम होगा। तो आपको ऐसा याद रखना हमेशा, whenever you go in the direction of current in inductor, whenever you go in the direction of current in inductor, potential difference आता है माइनस एल डी बाई डी, और डी बाई डी अगर पॉजिटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, समझे? साइन के साथ हमेशा डी बाई डी को रख दो, तो इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है माइनस एल डी बाई डी। तो लोग केवीएल लगाना पड़ता है ना, तो हम इसको याद रख के लगाएंगे। जैसे रेजिस्टेंस में याद करा होगा कि रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इंडक्टर में भी करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप करना है आपको। है समझ में? तो समझ में आया? यस सर। यस सर। यार ओके, बहुत बढ़िया। सर आया तो नहीं, लेकिन वो दूसरे कंसेप्ट से पता है ये किस क्या डायरेक्शन हो जाएगी ईएमएफ की। इसमें क्या दिक्कत है? मैंने जो बताया उसमें क्या समस्या लगी बेटा, बताओ। सर वो मतलब कि नहीं आया मुझे, ठीक ही लगा मुझे। बताओ। सर वो मेरे को तो ऐसा मालूम था कि अगर जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो उसके जैसे कि करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसके अपोजिट में चला जाएगा, वो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आ जाएगा। बिल्कुल सही याद है आपको भी, मैंने भी वही बोला, अगर करंट बढ़ रहा है तो इंडक्टर करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, तो उल्टा बैटरी दिखाना है, करंट के अपोजिट बैटरी दिखाना है, मैंने भी वही दिखाया है। ठीक है, तो ऐसा याद रख लो, कोई समस्या नहीं है। पर हमें केवीएल लगाना पड़ता है ना बेटा, तो केवीएल में हर बार थोड़ी सोच सकते हैं अपन कि करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो आप बस ऐसा याद रखो, अच्छा करंट बढ़ेगा तो डीआईटी पॉजिटिव होगा, है ना, और करंट बढ़ रहा है तो बैटरी ऐसे दिखाएंगे, ऐसा तो याद है आपको। तो ए से बी अगर कोई जाएगा तो बैटरी में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो लोअर पोटेंशियल जा रहा है इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो माइनस नहीं लगाया मैंने। ठीक है सर। तो माइनस या डीआईटी बस डायरेक्टली याद रखो, और डीआईटी पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिक सही हो गया, नेगेटिव होगा तो भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, डीआईटी जब नेगेटिव होगा तो ये ऑटोमेटिक यहां प्लस हो जाएगा। तो आप बस ऐसा याद रखो, इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में जाते तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कितना होता है एलिजिबिलिटी, और फिर डीआईटी को भी साइन डालना है, बढ़ रहा है करंट तो प्लस लिखना है, घट रहा है तो माइनस लिखना है। ठीक है सर। तब सर्किट एलिमेंट पढ़ा अपन ने इंडक्टर, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस है 2 हेनरी, इसमें करंट था 1 एम्पीयर का, 1 एम्पीयर का, और करंट का रेट ऑफ चेंज मैंने बता दिया आपको 2 एम्पीयर पर सेकंड का। तो बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी क्या होगा, बताओ। जल्दबाजी मत करना, देख कर करना, मैंने पूछा क्या है बताना, पोटेंशियल ऑफ माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। इंडक्टर में करंट था 1 एम्पीयर का, करंट का रेट ऑफ चेंज मैंने बताया है 2 एम्पीयर पर सेकंड, और इंडक्टेंस से 2 हेनरी। सर 4 सही है आप। देखो करंट की डायरेक्शन में जब जाते हैं तो बी पॉइंट पे जाऊंगा, लेकिन यहाँ ए से बी का पूछा है, उल्टा पूछा है ना, हमें पूछा है ए पर जाना है बी के रिस्पेक्ट में, बी से जाना है, तो उल्टा जाएंगे तो इसे लिख देंगे अपन एल डीआईटी, एल दिया था 2, डीआईटी भी दिया है 2, तो आंसर आ जाएगा 4। वेरी सिंपल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट दिखा रहा हूं मैं, यहाँ इंडक्टर है,
यहाँ रेजिस्टेंसेस, बैटरी है 5 वोल्ट की, रेजिस्टेंस 2 ओम का, और सर्किट में इस समय करंट था 1 एम्पीयर का, और इंडक्टेंस था यहाँ पे 10 हेनरी का। तो बताओ सर्किट में करंट का रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट, सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है? करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये बताना। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट? बैटरी 5 वोल्ट की, इंडक्टर 10 हेनरी की, रेजिस्टेंस 2 ओम का, इस सर्किट में करंट लिखा है मैंने, 1 एम्पीयर का फ्लो कर रहा था। आपसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है? ठीक है, सर्किट को सॉल्व करने के लिए सर्किट में कुछ भी पूछा गया है तो उसको करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है हमारे पास? किरचॉफ्स लॉ। बहुत बढ़िया, किरचॉफ लॉ। तो लगा लीजिए किरचॉफ लॉ और निकाल लीजिए आंसर। 0.3 आ रहा है डी। तो चेक करते हैं, हो सकता है सही आपका। यहाँ से यहाँ चलते हैं, बैटरी को क्रॉस करा +5, इंडक्टर को क्रॉस कर रहे हैं, करंट देखो ऐसा फ्लो कर रहा था, करंट के एरो बनाया मैंने, तो करंट के डायरेक्शन में जब जाते हैं इंडक्टर में, तो मैंने बताया था L डी लिखते हैं, पर L कितना है 10 इंटू डी लिख दो, और माइनस साइन लगाते हैं, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, माइनस साइन लिखना है। रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस डी मिल गया देखो यहाँ से आपको, ये 5 -2 3 हो रहा है, बाय 10 ये उधर जाके फिर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके मेरे पास आ जाएगा 0.3, आंसर 0.3 एम्पीयर पर सेकंड। इज इट क्लियर? किरचॉफ्स लॉ, अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट सॉल्व करने का किरचॉफ्स लॉ से आपने अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, एक बैटरी है ईएमएफ की, एक स्विच है और एक इंडक्टर है ना, ये एक बैटरी है, ये एक इंडक्टर है, ये स्विच है, और ये मैं स्विच ऑन कर रहा हूं, तो क्या होगा? इंडक्टर में करंट आएगा, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ करंट आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सर्किट में करंट किस तरह से बदलेगा बताइए। प्योर इंडक्टर है, प्योर बैटरी है, और कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं लगाया मैंने। करिए अब, कैसे करते हैं सॉल्व अपन? वेरी गुड वेशिष्ट, सॉरी। तो केवीएल लगा दो, यहाँ से यहाँ गए ई, इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में L होता है माइनस साइन के साथ, किरचॉफ लॉ इक्वल टू 0, सॉल्व करते हैं, E/L इक्वल टू आ रहा है di/dt, और dt यहाँ लेके जाते हैं, di इक्वल टू ये हो जाएगा।
di/dt हो रहा था देखो E by L, तो dt वहां ले जाओ, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, है ना। t0 पे सर्किट स्विच ऑन करा है, उस समय करंट 0 था, किसी समय पे करंट अपन मान लेते हैं I था, तो इंटीग्रेट कर लो, यहाँ I, वहां E by L dt का इंटीग्रेशन किया जाएगा, लिमिट लगा देना, आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझ में किस तरह से अपन इंडक्टर वाले सर्किट सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, कभी कभी हमें वो इंडक्टर्स कॉम्बिनेशन में दे देते हैं, सीरीज या पैरेलल, तो अब पूरा डेरिवेशन तो नहीं देखेंगे अपन, फटाफट बताओ, जब इंडक्टर सीरीज में होती है तो कुछ याद है क्या करना चाहिए? जब इंडक्टर सीरीज में होती है तो जैसा रेजिस्टेंस में अपन छोड़ते हैं ना, वैसे ही छोड़ देना है, और जब पैरेलल में होती है तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L, ये कर देना है, बहुत आसान है ना। सीरीज में तो दोनों में करंट सेम ही जाएगा, तो इंडक्टर के पोटेंशियल ड्रॉप पूछेंगे, पहले इंडक्टर का वो लिखोगे L1 di/dt, दूसरे का लिखोगे L2 di/dt, और इनको जोड़कर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा L1 प्लस L2 di/dt, तो वहां से मैंने L1 प्लस L2 बोल दिया। मतलब कैसे आया ये भी समझा रहा हूं मैं आपको कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप को जोड़ो तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, L1 प्लस L2 di/dt कॉमन है, तो L1 प्लस L2 इक्विवेलेंट जैसा लग रहा है, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, करंट सेम नहीं होता, करंट डिवाइड हो जाता है, यहाँ पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ पोटेंशियल इक्वेट कर दो, पोटेंशियल लिखोगे L di/dt, तो I अलग है दोनों में, एक में I1 एक में I2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 करते हैं अपन। अच्छा, टोटल करंट जो है इसको डिफरेंशिएट करो तो टाइम के साथ, तो लिखेंगे di/dt इक्वल टू di/dt प्लस di/2/dt, ठीक है। अब फिर di/dt को लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन L, है ना, क्योंकि L di/dt होता है पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन L कर देंगे तो di/dt, तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन L इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन L1 और पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन L2, और पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही है यहाँ पे, तो वहां से ही आ जाता है 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय L प्लस 1 बाय L2। आ रहा है समझ में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। यस सर। तो याद रखना आसान है ना इसको, तो क्योंकि रेजिस्टेंस जब सीरीज पैरेलल में होता है वहां पे भी यही करते थे अपन, रेजिस्टेंस जब सीरीज पैरेलल में होता है तो वहां पर भी अपन यही करते थे, सेम चीज, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम करना है, तो इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं हुआ अपने लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, सर थोड़ा नोट कर लें। हाँ करो ना, कोर्स क्वेश्चन तो दे दो जरा, में पूछना पड़ेगा क्या करें। चलो, क्या ये दिख रहा है आपको, क्या लिखा है मैंने, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर गिवन बाय सेल, दिखाई दे रहा है ये, पावर गिवन बाय सेल, समझ में आ रहा है मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर गिवन बाय सेल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर गिवन बाय सेल, बोल दिया मैंने क्या पूछा था। तो ये सर्किट है, समझिए क्वेश्चन जो दिया है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर गिवन बाय सेल बताना है, चलो।
rate of change of power given by cell. तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा हूं मैं? क्वेश्चन सर। को हाँ क्वेश्चन को समझते हो तो बता दो अभी। नहीं सर, नो। ठीक है, करो फिर जल्दी से। आई होप ये क्वेश्चन करा है वाया, सबके आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। करते हैं हम। पावर गिवन बाय सेल क्या होता है? आई अंडरस्टैंड कि पावर बाय सेल होता है V इनटू सेल का जो भी ईएमएफ है, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है सेल का, वो लिखो इनटू करंट लिख दो, और इसका रेट ऑफ चेंज पूछा आपसे। तो ईएमएफ तो सेल का बदल नहीं रहा है, कौन बदल रहा होगा? करंट। तो आपको ढूंढना है डीआई/dt। अगर आपने डीआई/dt ढूंढ लिया तो आप पावर का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। अब डीआई/dt कैसे ढूंढ सकते हैं? तो थोड़ी देर पहले करे थे क्वेश्चन अपन ने। ये 6 हेनरी और 3 हेनरी तो पैरेलल में है ना, 6 और 3 पैरेलल में क्या हो जाएगा? 6 * 3/6 करके 2 आ जाएगा। दिस इज 2 सीरीज में, तो 2 हेनरी 2 हेनरी 4 हेनरी हो गया। ये टोटल 4 हेनरी मान 6 ओम का रेजिस्टर जिसमें 1 वोल्ट का 1 एंपियर का करंट है, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल यहां ड्रॉप है। 10 वोल्ट का सेल है जिसमें 6 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ, तो यहां 4 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए। इंडक्टर में 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? 10 वोल्ट का सेल है, 6 * 1 यहाँ पर ओम्स लॉ से 6 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप होगा, तो 4 वोल्ट का बचा हुआ इंडक्टर में ड्रॉप होना चाहिए। और इंडक्टर अभी निकाला था ना, ये 2 हेनरी और उधर का 2 मिलके 4 हेनरी, तो 4 हेनरी इंडक्टर है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट है। इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप होता है L * di/dt। तो आपको समझ में आ रहा है कि di/dt 1 होना चाहिए, तो di/dt की वैल्यू 1 रख दो। ईएमएफ 10 वोल्ट था * 1 क्या जाना चाहिए 10, और पावर होता है वाट, वाट का रेट ऑफ चेंज मतलब वाट पर सेकंड। आंसर आ जाएगा वाट पर सेकंड में। अरे तो हमें वाट पर सेकंड में पावर आ जाएगा। 2 हेनरी और एक 6 और से 2 हेनरी आ जाएगा, ये 2 हेनरी पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 हेनरी और ये 2 और 2 सीरीज में हो जाएगा, तो 4 हेनरी ऐसे सॉल्व करा। कोई समस्या है क्या बताओ, समझ में आया ये? नमनदीप, नमनदीप आपको क्लियर हो रहा है?
यस वेरी गुड श्योर। अब देखो किसी इंडक्टर में हम अगर करंट को बढ़ाते हैं तो वो उसका अपोज करती है, और अगर आप उसमें करंट को बढ़ा रहे हो फिर भी करंट धीरे धीरे जीरो से बढ़ाते बढ़ाते अपने करंट आई तक पहुंचा दिया, तो इंडक्टर में करंट का अपोजिशन हुआ है, उसके अगेंस्ट आपने करंट बढ़ाया है, सो यू नीड टू डू सम वर्क। जब किसी इंडक्टर में करंट को बढ़ाया जाता है तो उसको अपोज करती है, और इस अपोजिशन के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। आपका जो वर्क होता है वही इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। When an inductor carries a current, it has some flux. उसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है L/I, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है अगर तो स्पेस में एनर्जी है, और वो एनर्जी कहाँ से आई है? बेसिकली आपके वर्क से आई है। तो whenever there is some current in inductor, उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती है, और वो हम जब डिराइव करते हैं तो आ जाती है हमारे पास हाफ Li²। आई होप कि इसका डेरिवेशन अपन देख सकते हैं। इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा इसको करंट बढ़ाने के लिए, उस वर्क डन से अपन निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप होता है L divided T, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, और करंट जो भेज देते हैं इनटू dt कर दो, करंट इनटू dt, ये चार्ज भेज रहे हैं, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वर्क, और उसको इंटीग्रेट करके आ जाता है हमारे पास, ठीक है, चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल ड्रॉप, ये हो जाता है वर्क, और उसको इंटीग्रेट करके आ जाता है हमारे पास ये फॉर्म। तो बस अभी फिलहाल अपन को फॉर्मूला याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाफ Li²। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? हाफ Li²। इंडक्टर में जब करंट होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है? हाफ Li²। और एनर्जी डेंसिटी, जब एनर्जी है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको अपन बोलते थे एनर्जी डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, एनर्जी बाय वॉल्यूम, उसको बोलते थे एनर्जी डेंसिटी। तो इसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी आती है du/dv, उसका रिलेशन आ जाता है 1/2 v², 1/2 μ0 v²। ऐसा आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट e², है ना? हाफ एप्सिलॉन नॉट e² पढ़ते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। du/dv इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वांटिटी याद करिए 1/2 न्यूमरेटर में एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर होता है, और नीचे म्यू नॉट होता है। सारे फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट उल्टे रहते हैं यहाँ पे, तो वहाँ एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में, तो एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, म्यू नॉट है डिनोमिनेटर में। क्या एक पॉइंट समझ में आ रहा है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पूरे स्पेस में एनर्जी कुछ है तो उसको पूरे स्पेस के वॉल्यूम से डिवाइड करो, तो यूनिट वॉल्यूम में क्या एनर्जी है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। बताइए तो समझ में आया यहाँ पे? चीज तो आ रहा है, बाकी नवनदीप आपको समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो अपन ने एनर्जी इन इंडक्टर पढ़ी है ना, तो इंडक्टर की एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाफ Li²। इंडक्टर का L चाहिए, उसमें करंट कितना है वो चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ, 3 इंडक्टर थी, बताओ तीनों में कितनी कितनी एनर्जी है, बताओ जल्दी से, तीनों में कितनी कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, और इसमें कितनी एनर्जी है, तीनों की अपनी अपनी एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, करो ट्राई। करिए ट्राई, तीनों इंडक्टर की एनर्जी कितनी कितनी बताओ। पुराना सॉल्यूशन हटा रहा हूं मैं। तीन इंडक्टर की एनर्जी बतानी थी, किसी एक की भी आई क्या? बताइए जल्दी से, एक आध की तो आ जाना चाहिए थी अभी तक।
क्या क्या चाहिए इंडक्टर की एनर्जी के लिए? एल और उसका करंट। क्या ये इंडक्टर में करंट नहीं पता आपको? यस सर आ गई। इसकी तो आ जाएगी ना आसानी से। इसके कितने जगह एनर्जी? हाफ एल इंटू आई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगी। और एनर्जी जूल में मेजर करते हैं तो 1 जूल बोल देना। एसआई में सब एसआई यूनिट है तो जूल में आ जाएगी एनर्जी। अच्छा, ये दोनों इंडक्टर पैरेलल में, यहाँ से 1 एम्पीयर करंट आ रहा होगा इधर से, तो 1 एम्पीयर इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पर भी एल के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। इंडक्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है L into di/dt। ठीक है, तो अगर करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसे इंटीग्रेट कर लो, तो BL को लिख देंगे अपन L into di, सॉरी एक मिनट, L into di/dt होता है। तो थोड़ी सी देर में जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो अपन लिखेंगे into dt करके और इसे इंटीग्रेट करें, तो जितना di/dt का रेट ऑफ चेंज है वो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो तो दोनों में इक्वली कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होने के लिए di/dt को L के इनवर्स रेशियो में होना पड़ेगा। पोटेंशियल ड्रॉप BL इक्वल आने के लिए di/dt को L के इनवर्स रेशियो में होना पड़ेगा। तो L के इनवर्स रेशियो में करंट भी आता है। बस L के इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइड कर दो। यहाँ इंडक्टर का रेशियो 6:3 मतलब 2:1 है, तो 1/3 और 2/3 बनाना। उल्टा डिवाइड कर दो इसको। यस सर 1/3 to 2/3। ठीक है, बस करंट को ऐसे डिवाइड करो तो आप दोनों की एनर्जी लिख देना, हो जाएगा। यस सर हो गया। एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ मैंने, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें करंट था I, उसके आसपास मैंने एक सिलिंड्रिकल रीजन दिखाया, देखो एक सिलेंडर दिखाया है जिसकी रेडियस R थी, है ना, और लेंथ L है। इस वॉल्यूम में एनर्जी कितनी मैग्नेटिक फील्ड में बताओ? मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी इसके अंदर बताओ? करिए ट्राई। आई एम गिविंग यू अ मिनट, करिए ट्राई। चलो, क्या ये आया अभी क्वेश्चन? सर μ0 I स्क्वायर L अपॉन 8 पाई। चलो चेक करता हूं मैं भी। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कुछ डिस्टेंस पे जाते हैं अगर एक डिस्टेंस पे, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है V μ0 I अपॉन 2 पाई x, है ना, ये हो जाती है। अब ये फील्ड तो x के साथ वेरी कर रही है, तो एक काम करते हैं, हमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। एनर्जी छोटे से वॉल्यूम में कितनी होती है वो पता है। छोटा सा वॉल्यूम dv इधर ले जाते हैं, है ना, तो du छोटी सी एनर्जी आ जाएगी, छोटे से वॉल्यूम की छोटी सी एनर्जी आ जाएगी। अगर हाफ μ0 b स्क्वायर, b तो हमें पता है, उसमें मैं छोटा सा वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं। अब वॉल्यूम कैसा ले, वो ऐसा लेना चाहिए जिसमें मैं फील्ड को कांस्टेंट जैसा ले सकूं, कांस्टेंट जैसा मान सकूं। तो हमें पता है कि वायर से x डिस्टेंस में मैं रेडियल डायरेक्शन में कहीं भी चले जाऊं, मतलब रेडियल कहीं भी चले जाऊं तो मुझे फील्ड एक जैसी मिलती है। तो वॉल्यूम क्यों ना ऐसा ले ले जो एक सिलिंड्रिकली शेप हो, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सिस से मतलब वायर से डिस्टेंस हर जगह सेम हो जाएगी। तो मैंने ऐसा सिलेंडर जैसा वॉल्यूम समझ लेने की कोशिश करी, सिलेंडर जैसा वॉल्यूम ले लिया। क्यों लिया सिलेंडर वॉल्यूम? कि सिलेंडर में हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे सिलेंडर की सरफेस पे एग्जिस्ट हो जाए। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वायर से एक डिस्टेंस पे कहीं भी जाओ एग्जिस्ट होती है। तो जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ले रहा हूं ना, इस हर जगह एग्जिस्ट फील्ड है, तो फील्ड एग्जिस्ट होने से मैं फिर मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? हम मान लेते हैं कि इसकी जो विड्थ थी वो dx थी, भाई x में छोटा सा चेंज ही तो इसकी विड्थ होगी, इसको dx मान लेते हैं। तो इसका एरिया, सरफेस एरिया इनटू विड्थ, ये इसका अपन वॉल्यूम लिख सकते हैं ना। यहाँ छोटा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व्ड एरिया क्या है, तो छोटी सी विड्थ है ना, ये थिकनेस मल्टीप्लाई कर दो इनटू कर्व्ड एरिया, आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। कर्व्ड एरिया कितना होगा, सिलेंडर का कर्व्ड एरिया क्या होता है, 2 पाई x इनटू l। भाई सर्कल की सरकमफरेंस कितनी है इनटू हाइट कितनी है, ये आएगा कर्व्ड एरिया, इनटू विड्थ करोगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, इनटू विड्थ dx कर दो तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। क्या ये वॉल्यूम समझ में आ रहा है? छोटा सा वॉल्यूम मैंने कैसे लिखा है, समझ में आ रहा है क्या? देखो अच्छे से। यस पक्का? बस अब क्या करें, फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाफ μ0 b स्क्वायर इनटू dv।
है ना। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था पुराना वाला वो हटा देता हूं मैं। ठीक है, चलो तो अब ये अपने b की ये वैल्यू रख देते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड की छोटी सी एनर्जी के फॉर्मूले में और निकालते हैं। तो हाफ म्यू नॉट b का स्क्वायर, b कितना है म्यू नॉट I अपॉन 2 बाय x इसका स्क्वायर, इनमें छोटा सा वॉल्यूम कितना है 2 बाय x into l into dx। तो छोटी सी एनर्जी अपने लिखेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर लो। तो ये म्यू नॉट का स्क्वायर है, नीचे एक म्यू नॉट है, ऊपर एक म्यू नॉट बचेगा, नीचे 2, ये 2 का स्क्वायर, नीचे 4 आ गया, यहाँ पाई का स्क्वायर है, नीचे ऊपर करंट का स्क्वायर, नीचे x का स्क्वायर, वहां पे 2 पाई था तो यहाँ पे 2 कैंसिल, एक पाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ x का स्क्वायर नीचे टू का हां वो 2 का स्क्वायर मतलब नीचे 4 बचेगा ना। अच्छा हाँ, तो ये 2 का स्क्वायर था तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे x और यहाँ पे नीचे x का स्क्वायर, तो एक एक बचा l into dx, ये आ गया। अब पूरी एनर्जी के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कौन वेरिएबल है x, अब x की लिमिट क्या होगी, क्या 0 to r डाल सकता हूं, 0 to r में फंस जाएंगे अपन, 0 to r में फंस जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ln x आने वाला है और x में 0 डालेंगे, ln x में x 0 जब हो जाएगा तो इनफाइनाइट जैसा कुछ रहता है ना, तो वो फंस जाएंगे, बट ln 0 इज नॉट डिफाइंड। तो क्या करें फिर, एक्चुअली जो अपन ने जो वायर लिया था इनफाइनाइट में होगा, इसकी कुछ रेडियस होगी, ये एकदम 0 रेडियस का थोड़ी होगा, प्रैक्टिकली इट विल हैव सम रेडियस। तो हमें जो भी इसकी रेडियस है वहां से बाहर तक इंटीग्रेशन करना चाहिए। अगर रेडियस बहुत छोटी है तो जो भी छोटी होती जाएगी उस हिसाब से अपन कर देंगे। मान लेते हैं इस वायर की अपन कुछ रेडियस है a, तो फिर इसकी लिमिट आएगी a to r, है ना, a to r लिमिट हो जाएगी यहाँ पे। बस अब इसे इंटीग्रेट वगैरह कर दो तो म्यू नॉट I स्क्वायर, l कांस्टेंट था, 4 पाई कांस्टेंट था, dx by x का ln x, और इसमें लिमिट आ जाएगी r by a, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली अगर अपन इस a को रेडियस को 0 ले लेता ना तो फंस जाता है अपन, क्योंकि लॉग में नीचे 0 आएगा तो फंस जाता है। क्या समझ में आ रहा है, बताइए। मतलब ए से क्यों लिया, मतलब सर 0 से नहीं लेंगे अपन। देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो स्ट्रेट वायर के अंदर 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब आप बिल्कुल एक्सिस पे पहुंच गए, है ना। तो एकदम एक्सिस पे वायर की कुछ तो डायमेंशन होगी, वायर के अंदर पहुंच गया, वायर के अंदर पहुंच गया तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये नहीं देता ना, अंदर अंदर तो बदल जाता है, ठीक सर। बाहर बाहर होता है। ठीक है, तो अपन बाहर बाहर के वॉल्यूम में एनर्जी निकालना चाह रहे थे, तो मैंने आपको ये समझ लो क्वेश्चन में रेडियस भी दे दी थी तो वहां वो कर दिया। अब अगर अंदर देखो वायर की प्रैक्टिकली कुछ डायमेंशन होगी, कुछ रेडियस होगी इस वायर की, प्रैक्टिकली तो कुछ इसकी रेडियस होगी ना, वो रेडियस कुछ अपन ने मान ली a है। अब मैं a के भी अंदर आ गया था, मैं 0 से इंफिनिटी अगर 0 से r इंटीग्रेट करता तो 0 का मतलब इस एक्सिस पे आ गया, तो इस एक्सिस से a तक तो मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये थोड़ी होती है। तो थोड़ा सा हमारी फिर गलती हो रही थी, अगर मैं 0 से r इंटीग्रेट करता तो गलती हो रही थी, इसलिए मैंने a से r इंटीग्रेट कर दिया, वेयर a इज द रेडियस ऑफ r। चलो क्या है, समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए अपन, वेरी गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन। फिर मैंने सर सर वो अपन सर वो एक स्क्वायर में अपन सर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इनफाइनाइट वायर का, तो अपन इंटीग्रेट करते हैं ना a से a प्लस l, सर वैसा ही कुछ इधर है, मतलब ऐसा अपन समझने के लिए। हाँ समझने के लिए वैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, ठीक सर। तो हमने एनर्जी वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इंडक्टर के कुछ सर्किट्स भी देखे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे थे जिसमें मैंने इंडक्टर लगा दिया था सर्किट में और सर्किट में कुछ चीजें पूछ ली थी। अब थोड़ा अच्छे से एलआर सर्किट को पढ़ लेते हैं, एलआर सर्किट में करंट को टाइम के साथ कैसे चेंज होता है ये समझते हैं। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन एलआर सर्किट। तो सबसे पहला सबसे सिंपल केस ले लेंगे अपन, ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट मतलब जिसमें करंट बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे आसान जो एलआर का सर्किट हो सकता है वो हो सकता है जिसमें बैटरी हो,
एक ही रेजिस्टेंस लगाओ और एक ही इंडक्टर लगाओ। तो सबसे सिंपल क्या हो सकता है सर्किट में कि एक ही रेजिस्टेंस हो, एक ही इंडक्टर हो, वो करंट लाने के लिए बैटरी लगाना पड़ेगी, है ना। तो सबसे आसान जो सर्किट हो सकता है पहले तो वहां से स्टार्ट करा आपने, ठीक है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस R था, ये इसमें R था, इंडक्टर L है और बैटरी का ईएमएफ E था और सर्किट को T0 पे क्लोज करा। T0 पे सर्किट को क्लोज करा, मतलब T0 से पहले इसमें कोई करंट नहीं था, जस्ट T0 पे क्लोज करा, ठीक है। क्लोज करने के बाद बैटरी की वजह से कुछ तो करंट आ रहा होगा, तो लेट अस अज्यूम किसी टाइम t पे सर्किट में करंट था I एट टाइम t, भाई सर्किट में करंट आ गया होगा ना, स्विच ऑन करेंगे तो मान लेते हैं कि किसी जनरल टाइम पे देखा मैंने उस समय करंट आई, ठीक है। चलो क्या कर रहे हैं अपन, अभी तक की बात समझ में आई। हम पढ़ क्या रहे हैं बताओ, एलआर सर्किट पढ़ रहे हैं। एलआर सर्किट में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट का मतलब जिसमें करंट धीरे-धीरे बढ़ता है। सबसे आसान जो एल और आर का सर्किट ले सकते हैं, वो ले सकते हैं एक ही रेजिस्टेंस और एक ही इंडक्टर, ठीक है। एल और आर दोनों को तो लगाना पड़ेगा, तो एक ही लगाओ। बैटरी लगाना पड़ेगी करंट लाने के लिए, तो मैंने मान लिया एक सिंगल बैटरी लगी हुई है ना। सबसे आसान ऐसा सर्किट हो सकता है। अब इस सर्किट में मैंने किसी टाइम पे मान लिया करंट आई था, T0 पे स्विच ऑन करा था। किसी भी सर्किट में कुछ भी निकालना हो, सबसे अपना कॉमन चीज होती है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ से अपन सब कुछ करते हैं, तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं। बाय केवी है, बैटरी को क्रॉस करो E, इधर कुछ नहीं, रेजिस्टेंस को क्रॉस करो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे -IR। आगे क्या लिखो बताओ, इंडक्टर को क्रॉस करना है, क्या लिखो -LdI/dt। -LdI/dt, वेरी गुड, इक्वल टू 0। ये लिनियरिटी को उस साइड ले जाते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी करेंगे अपन क्योंकि मैथमेटिक्स से आगे इसके लिनियरिटी शुड बी E -IR, ठीक है। ये dt को वहां ले जाते हैं, E -IR को नीचे लेके आ जाते हैं, E -IR को यहां नीचे लेके आ गया और वहां dt को लेके चलो, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी, देखो करंट और टाइम में, तो इसे इंटीग्रेट करके करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। 0 पे सर्किट स्विच ऑन करा है तब तो करंट 0 रहा होगा, इसी t समय पे करंट अपन ने I माना था। क्या समझ में आया मैंने क्या करा? यस सर। ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बताओ जल्दी से, मैथ पढ़ा आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? यहाँ L बाहर कांस्टेंट है, 1 अपॉन अ लीनियर एक्सप्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? अपना वेरिएबल है यहाँ पे, देखो ऊपर di है तो I वेरिएबल है और ये E और R तो कांस्टेंट है, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? dx अपॉन सम कांस्टेंट माइनस सम x इनटू कांस्टेंट, ऐसा कुछ लिखा है ना। यहाँ पे अपना I वेरिएबल जैसा है, I को एक जैसा मान सकते हो, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? पर माइनस बाहर निकाल के ln I माइनस E बाय R। माइनस बाहर निकाल लो, log ऑफ E माइनस IR ये लिखूंगा, और जो भी I का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो, ऐसे करेंगे हम। और पूरे में लिमिट लगानी है हमको 0 टू I, उधर dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t। चलो लिमिट लगा लेते हैं, ये माइनस L बाय R तो कांस्टेंट है, इसे बाहर रखो, माइनस L बाय R log ऑफ समथिंग, उसमें पहले I लिखना है फिर 0 लिखना है I की जगह, log m माइनस n कर दूं उसको डायरेक्टली, log m माइनस n को log m बाइन कर दूं, तो करेंगे तो E माइनस IR ही आएगा, और 0 रखेंगे I को तो E बचेगा सिर्फ, है ना। यहाँ पे सर शायद डिस्चार्जिंग जैसी इक्वेशन आ जाएगी शायद आरसी सर्किट। चार्जिंग इक्वेशन आएगी, डिस्चार्जिंग नहीं, चार्जिंग है। चलो ये L बार को वहां ले जाओ, ln E minus IR upon E should equal to minus RT by L, एक की पावर में कन्वर्ट करो तो E minus IR by E equal to E की पावर minus RT by L, ये E वहां ले जाकर मल्टीप्लाई करो तो E minus IR, इसको यहीं कर देता हूं मैं 3 मिनट। चलो फिर ये एक्सपोनेंट वाला टर्म इधर लाता हूं, IR वहां ले जाता हूं,
तो I into R इक्वल टू हो जाएगा E माइनस E into e की पावर माइनस RT by L। ये एक्सपोनेंट वाला टर्म देना है, I उधर लिखा, तो ये आएगा, इसमें से E कॉमन ले लो, ये बचेगा, 8 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। देखो चार्जिंग ऑफ करंट इस चार्जिंग वाला सर्किट का आ गया ना इक्वेशन, कैपेसिटर में जो चार्जिंग होती थी सेम आ गई इक्वेशन, तो सेम ग्राफ ही बन जाएगा इसका। करंट का भी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो चार्जिंग वाले ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। जब e को इंफिनिटी डालेंगे तो e बाय r है ना, तो ये e बाय r जो है t इंफिनिटी का जो करंट है वो ऐसा नहीं लग रहा जैसे इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है, बस e बाय r का करंट है। लॉन्ग टाइम बाद इंडक्टर बिल्कुल वायर जैसा हो जाती है, इंडक्टर ऐसा लग रहा है जैसे बस है ही नहीं और इसलिए e बाय r का करंट है। तो लॉन्ग टाइम बाद इंडक्टर बेसिकली करंट को अपोज भी नहीं करेगी ना, तो वायर ही तो देती इंडक्टर, वायर तो बनाते हैं उसको, होती क्या इंडक्टर एक वायर का लूप ही रहता है। तो लॉन्ग टाइम बाद वो करंट का चेंज का अपोज भी खत्म करना बंद कर देती है, चेंज का करंट के चेंज को अपोज भी नहीं करती क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गया, चेंज क्या करेगी उसको, ठीक है, करंट चेंज ही नहीं हो रहा तो अपोज क्या करेगी, तो सिंपली बाहर करंट आता है। क्या ग्राफ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब तो स्टेडी स्टेट वो t इक्वल्स टू इनफिनिट पर होती है हां स्टेडी स्टेट मतलब t इक्वल टू इनफिनिट, बिल्कुल सही, एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी उसे कहा जाता है स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट है ना। इस समय इंडक्टर जो होती है वो बिल्कुल कैसा बिहेव करती है, लाइक अ वायर, कोई उसके अंदर कोई अपोजिशन वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करती, जैसे वायर जैसा बिहेव करती है। ये एक्चुअली बाद में पढ़ते हैं अपन, अभी तो बेसिक सर्किट पढ़ रहे हैं, ये इकट्ठा बाद में बिहेवियर ऑफ इंडक्टर बाद में पढ़ते हैं अपन, तो अभी अपना सर्किट पे ध्यान दीजिए। करंट की इक्वेशन अगर आ गई हमारे पास तो मैं इंडक्टर का पोटेंशियल भी निकाल सकता हूं, तो मैं से बोले इंडक्टर का पोटेंशियल बताओ, तो हम जानते हैं उसका मैग्नीट्यूड होता है एल बता सकते हैं। रेजिस्टर का कोई पोटेंशियल पूछे तो होता है IR, है ना। कोई पूछे पावर बताओ रेजिस्टर में कितनी जा रही है, पावर इन रेजिस्टर, तो अपन I2R कर सकते हैं। तो बोले इंडक्टर की पावर निकालो, तो इंडक्टर में एनर्जी होती है हाफ Li2, उसका डिफरेंशिएशन पावर हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा L di/dt, Li into di/dt, सॉरी L into I into di/dt। ये सब चीजें अपन कर सकते हैं, मैं करंट का एक्सप्रेशन पता है तो ये सब करते हुए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं, जैसे ये जो R/L, ये L/R में दिख रहा है उसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट जैसे RC सर्किट में होता था वही। देखो जब मैं L/R रखूंगा T को रखूंगा L/R तो ये बन हो जाएगा ना, उस समय क्या हो रहा है, करंट क्या हो जाएगा E/R into 1 - 1/E हो रहा है at t equal to tau, करंट जो हो रहा है वो आ रहा है E/R into 1 - 1/E, 1/E 0.37 होता है, 1/E 0.37 होता है, तो अभी 60.63 टाइम्स मैक्सिमम करंट आ जाएगा, इसका मतलब करंट आ रहा है 0.63 टाइम आएगा E/R, मैक्सिमम करंट का 63% करंट हो रहा है। तो ये जो स्पेशल टाइम है L/R, इसकी एक स्पेशलिटी आ रही है, इसे टाइम कांस्टेंट जिसको बोल रहे हैं ना अपन, उस पे स्पेशलिटी आती है कि करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम का 63% हो गया। कुछ याद आ रहा है, डेजा वू टाइप लग रहा है, तो पढ़ा है आरसी सर्किट में? यस सर पढ़ा है। हाँ है ना, और इसमें एक खास टाइम और पढ़ा होगा कि करंट कब आधा होता है, मैक्सिमम E/R है, एक टाइम पे मैक्सिमम का आधा भी हुआ होगा, E/2R होता है, वो टाइम आता है tau into L/2, tau into L/2, वो भी याद रखना, tau L/2 टाइम पे करंट मैक्सिमम का आधा होता है। ये जो टाइम होता है टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट की स्पेशलिटी क्या होती है कि करंट बढ़ रहा है ना, तो बढ़ते 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 मैक्सिमम का 63% हो गया है, मतलब 63% तक बढ़ चुका है, एक टाइम कांस्टेंट में करंट 63% तक बढ़ जाता है, और करीब करीब 5 टाइम कांस्टेंट में 99% बढ़ जाता है, और 10 टाइम कांस्टेंट में 99.999% हो जाता है।
मतलब 10 टाइम कांस्टेंट बात तो करंट लगभग पूरा हो जाता है, समझे? तो समझ में आ रही क्या बातें? यस सर। यस सर। चलो, तो ये सब अगर चीजें क्लियर है तो इस पे एक आध क्वेश्चन देखे। 1 मिनट सर, अभी नोट कर रहे हैं। नोट कर लीजिए। सर आरसी सर्किट में सर इनिशियली करंट मैक्सिमम होता है और सर इधर 0 होता है ना? बिल्कुल सही। आरसी सर्किट में शुरू में कैपेसिटर बिल्कुल बाहर जैसा बिहेव करता है, इंडक्टर बाद में बाहर जैसा बिहेव करता है। यस सर, ठीक कैपेसिटर है। शुरू में ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, सॉरी, कैपेसिटर शुरू में बाहर जैसा बिहेव करता है, लॉन्ग टाइम बाद ओपन सर्किट होता है। इंडक्टर शुरू में ओपन सर्किट होता है, बाद में बाहर होता है, उल्टा चलता है। सर ये कॉन्सेप्ट सर वो अल्टरनेटिंग करंट में लगते हैं ना सर? नहीं नहीं, अल्टरनेटिंग करंट में नहीं, डीसी के साथ। अल्टरनेटिंग में तो अपन एसी में पढ़ेंगे ना, इंडक्टर को एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कराएंगे अपन। इंडक्टर विल बी लाइक अ रेजिस्टेंस इन एसी, ठीक है? उसका रिएक्टेंस कुछ होता है पढ़ेंगे अपन। चलो, क्या सब चीजें नोट हो रही है? सर ग्राफ बचा लो। करो करो करो। शुरू वाला हटा दो इधर, स्टार्टिंग का मुझे हाँ क्वेश्चन सर। यहाँ एक क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं आपको। तो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, सर ये उधर क्या लगा था, कुछ परसेंट करके लगा था ई बाय आर के नीचे राइट कलर से। क्या समझ नहीं आ रही, क्या बोले आप? ई बाय आर तो ब्लू कलर से लगा है ना ग्राफ पर, तो उसके नीचे वो क्या लगा था रेड कलर से? नहीं सर, ग्राफ पे, ग्राफ पे। एक मिनट फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? ई बाय आर सर जो ई बाय आर लिखा है ना, इसका वो रेड कलर 63% ऑफ ई बाय आर दिखा रहे हैं। कितना? 63%, 63% ऑफ ई बाय आर। क्वेश्चन दिया मैंने, समझिए क्वेश्चन को देखिए। और पहले पार्ट में पूछा मैंने, फाइंड मैक्सिमम करंट इन सर्किट। इस सर्किट में मैक्सिमम करंट क्या आ सकता है? दूसरे पार्ट में पूछा है फाइंड करंट इन सर्किट एट t इक्वल टू 1 सेकंड आफ्टर स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के 1 सेकंड बाद करंट कितना होगा पूछा है। और आखिरी में पूछा है VL मतलब इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप एट t इक्वल टू ln 4 सेकंड। ln 4 सेकंड समय पर इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? करिए। चलो, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है, वैशिष्ट का सही है।
अरे बाकी भी देना है आंसर, फर्स्ट पार्ट का ही देना है। सर फर्स्ट का 5 है। नहीं बेटा, अच्छे से सोच समझ के करो। मैक्सिमम करंट इन सर्किट क्या होता है? सॉरी सर, वो सर एक ही काउंट किया सर का। हाँ 10, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फर्स्ट का नहीं, 10 नहीं, अरे फिर गलती कर रहा है। अभी किया नहीं है सर, कर रहा हूँ। करो करो करो। सर वो कुछ रूट ई वगैरह में वैल्यू आ रही है सेकंड की। हाँ करने तो कोई दिक्कत नहीं, आने तो रूट में, ये मैंने ऐसा है कि रूट में आएगा वो, तो रूट ऑफ ई समथिंग में आएगा। मैक्सिमम करंट इन सर्किट, सबसे पहले मैक्सिमम करंट, तो सर्किट को ध्यान से देखो, एक बैटरी, एक रेजिस्टर यहाँ, एक इंडक्टर यहाँ, एक रेजिस्टर यहाँ, और दोनों रेजिस्टर सीरीज में है। तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस को मैं जोड़ के एक ही रेजिस्टेंस जैसा मान सकता हूँ। एक 6 और 4 का 10 ओम मान लेंगे अपन, तो 10 ओम का रेजिस्टर है, 20 वोल्ट का सेल है, तो करंट जो मैक्सिमम आ सकता है वो था E बाय R, मतलब बैटरी का पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस 10 ओम बन रहा है तो 2 एम्पीयर आ जाएगा, है ना भाई। मैक्सिमम करंट का होता है जब इंडक्टर बाहर जैसा बिहेव करती है, तो बता दिया अपन ने। फिर दूसरा पार्ट पूछा है कि करंट इन सर्किट एट 1 सेकंड, तो करंट की इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी ना, बस तो लिख लो। करंट की इक्वेशन क्या होती है कि E बाय R जो 2 एम्पीयर आ रहा है इनटू 1 माइनस e पावर माइनस t बाय टाउ, टाउ होता है L बाय R, L 20 और R आता था 10। अब इसमें t को बस 2 रख दो, 2 सेकंड में पूछा है तो 2 into 1 minus e power minus t को रखेंगे 2, 1 पूछा है, सॉरी 1, t को 1 रखो, 1 by 2 बचेगा यहाँ पे, तो करंट आएगा 2 1 minus 1 upon root e, e की पावर माइनस हाफ मतलब 1 upon root e। तो ऐसा आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा और तो आप क्या e की वैल्यू चाहो तो रख के फिर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लास्ट पार्ट, पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर पूछा है ln 4 सेकंड में, ये बताओ। पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर पूछा है ln 4 सेकंड पे, ये बताओ। पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर एट ln 4 सेकंड। सर इसकी भी कुछ ई वगैरह। नहीं 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 नहीं, आसान पार्ट है ये। अच्छा, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा बता सकते हो मुझे? L बाय R होता है ना, 2 सेकंड आ जाएगा टाइम कांस्टेंट। यस सर। मुझे देखो यहाँ बताते ना टाउ ln2 पे आधा होता है मैक्सिमम का। मेरे तो ये टाउ ln2 तो है, ये देखो क्या लिखा है 2 ln2 लिखा है, आधा हो जाएगा। इसका आंसर मैक्सिमम का आधा मतलब 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर करंट होगा उस समय करंट 1 एम्पीयर आएगा। करंट 1 एम्पीयर तो दोनों रेजिस्टर में 10 वोल्ट का ड्रॉप, 10 वोल्ट रेजिस्टर में ड्रॉप हो गया तो इंडक्टर का 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर का 10 वोल्ट। टाउ ln2 पे करंट जो होता है मैक्सिमम का हाफ होता है, ये टाउ ln2 समय है, इस पे करंट मैक्सिमम का आधा होता है। मैक्सिमम आ रहा था कितना 2 एम्पीयर, तो इस समय करंट होगा 1 एम्पीयर। अगर सर्किट में 1 एम्पीयर का करंट है तो ये दोनों रेजिस्टर में मिलकर 10 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। बैटरी का 20 वोल्ट, 10 वोल्ट रेजिस्टर में ड्रॉप हो गया तो बचा हुआ 10 वोल्ट इंडक्टर को मिलना चाहिए, तो इंडक्टर का पोटेंशियल 10 वोल्ट। समझे क्या? यस सर। यस सर। देख लीजिए सभी बच्चे, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन? है ना? अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी होती है, देखो टाउ ln2 पे अभी भी समझा अपन ने कि जो रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप और इंडक्टर का वो इक्वल आ गया, है ना। तो बैटरी इस समय मैक्सिमम पावर देती है, वो अगर अपन पावर निकाले इंडक्टर की
वो वेरिएबल आती है और वो इस समय मैक्सिमम हो जाती है, एट दिस टाइम टाउ एल इनटू मैक्सिमम होती है। तो अभी ये मैं पूरा एक्सप्रेशन तो आपको निकाल के बता नहीं रहा हूँ, पर पावर इन इंडक्टर का अगर तुम ग्राफ बनाओगे टाइम के साथ तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो इसी समय टाउ एल इनटू पे वो मैक्सिमम पावर होती है और वो होती है बैटरी का जो भी स्क्वायर ईएमएफ का स्क्वायर बाय 4R। तो ये आपको थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के चेक करना पड़ेगा कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, पर याद रखो मैं तो सही बताया मैंने। तो टाउ एल इनटू समय पे एक और स्पेशल चीज भी होती है, उस समय एक तो करंट आधा होता है मैक्सिमम का और पावर भी मैक्सिमम होती है इंडक्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाउ एल इनटू टाइम बहुत स्पेशल होता है। क्या याद आ रहा है? यस सर। चलिए ओके बच्चों, तो आज का अपना ऑफिशियल टाइम अभी हो रहा है तो अपन फिर आज भी रुकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ईएमआई को आगे बढ़ाएंगे, एलआर सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन, एल के ऑसिलेशन, ये इतनी चीजें अपनी बची है। तो मुझे लगता है कि ये सब हो जाएगा।